ईरान के यूरेनियम पर भी कब्जे की तैयारी में है अमेरिका। यूरेनियम कब्जा करने के लिए ग्राउंड पर सेना उतार सकता है अमेरिका। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है कि ट्रंप ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए एक सैन्य अभियान पर विचार इस वक्त कर रहे हैं। ये एक जटिल और जोखिम भरा मिशन होगा जिसमें कई दिनों या उससे ज्यादा समय तक अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर रहना पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इस अभियान का आदेश देने का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन वो अमेरिकी सैनिकों को होने वाले खतरे पर विचार भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सलाहकारों को यह भी प्रोत्साहित किया है कि युद्ध समाप्त करने की शर्त के रूप में ईरान पर यूरेनियम सौंपने के लिए दबाव डाला जाए। क्या ट्रंप अब ईरान को एटम बम बनाने से नहीं रोक पाएंगे? ईरान ने अपना न्यूक्लियर खजाना कुदरत के अभेद बंकर में छिपा दिया है। वो जगह जहां बंकर बस्टर बम भी फेल है। चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया के सामने ये बात कह चुके हैं कि उनके हमले की वजह से ईरान में सब खत्म हो गया, उनका एटॉमिक प्रोग्राम बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप के बंकर बस्टर वाले वार को बेकार कर दिया। न्यूक्लियर साइट्स पहले ही खाली कर दी थी। ऑपरेशन राइजिंग लाइन में हमने पहली बार ईरान के विशाल मिसाइल भंडार और दूसरे मिसाइल निर्माण सेंटर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का रास्ता भी तैयार किया। हमने उसके परमाणु प्रोजेक्ट के संबंध में भी ऐसा ही किया, जिसमें उन सीनियर ईरानी वैज्ञानिकों को करारा झटका देना भी शामिल है, जिन्होंने हमें नष्ट करने के मकसद से बनाए गए परमाणु बमों के विकास का नेतृत्व किया था। जब तक इस पर चर्चा आगे बढ़ती तब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम के शिफ्ट होने की खबर ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने नातांज के पास संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट कर दिया है। पिकैक्स माउंटेन के नीचे एक सीक्रेट सेंटर बनाया गया है। दावा किया गया है कि इसी पहाड़ के नीचे ईरान ने कम से कम 900 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का भंडार शिफ्ट किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने सारे यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 से 11 परमाणु बम बना सकता है। As well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have nuclear potential. And then after Midnight Hammer, and then we left, we figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years and ईरान के इसी एटमी डेवलपमेंट ने अमेरिका समेत उन तमाम एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी जो कुछ वक्त पहले तक ये दावा करते थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उनकी नजर है। हालांकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद से ही ये साइट्स एक्टिव थी। रिपोर्ट्स हैं इतने सारे यूरेनियम को सिर्फ 16 मेटल सिलेंडर के जरिए शिफ्ट किया जाने की बात सामने आई। इसके लिए बड़े ट्रक नहीं बल्कि छोटे छोटे वाहन ही काफी रहे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के हवाई हमले से पहले पिकैक्स माउंटेन के पास हलचल बढ़ गई थी। वहां नई सुरंग खोदने, पेरीमीटर सिक्योरिटी के साथ दर्जनों मालवाहक ट्रक खड़े देखे गए। खबरें इस तरह की भी है कि मूवमेंट को दिखाने के लिए सैटेलाइट की तस्वीरें आती रहीं। इसके बावजूद अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान को खूब सबक सिखाया है। अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन इजराइल को ईरान का ये सच मालूम है, इसलिए वो बार बार कहता है ईरान को बर्बाद करके ही दम लेगा। मगर ईरान भी पलटवार के लिए तैयार बैठा है। तो पिछले साल जो 12 दिनों के लिए युद्ध हुआ उसमें भी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया था, और इस बार भी अमेरिका इजराइल ये दावा कर रहे हैं कि B-2 बॉम्बर से परमाणु ठिकाने तबाह किए गए हैं। लेकिन फिर ईरान में मौजूद यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा क्यों हो रही है, इसी को समझने के लिए चलते हैं राजीव रंजन के पास। यूरेनियम पर अमेरिका की नजर है और अमेरिकी जो मीडिया है उसके हवाले से लगातार ये खबरें भी सामने आ रही हैं। राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है भी है
जो ईरान के परमाणु ठिकाने उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। B-2 बॉम्बर की अगर रेंज की बात करेंगे उसकी रेंज है 50 से 60 मीटर, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि ईरान ने अपने जो एटमी ठिकाने हैं जिसको कहें वो जमीन से तकरीबन 500-600 मीटर तक अंदर छुपा रखे हैं और वहां तक पहुंचना B-2 बॉम्बर के लिए काफी नहीं है। ईरान का जो यूरेनियम पर कब्जा करने की बात है वो 3 ठिकाने की बात समझी जाती है। इस्फहान जहां एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां कहा यह जा रहा है कि ईरान ने कुछ यूरेनियम छुपा के रखे हुए हैं। फोर्डो में है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है नातांज से 2 किलोमीटर दूर है पिकैक्स माउंटेन है जो ग्रेनेड का माउंटेन कहा जाता है और वहां पर जो है ये जानकारी मिल पा रही है कि 450 केजी यूरेनियम जो है ईरान ने वहां पर रखे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका इस यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है तो वहां तक पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, और अगर हेलीकॉप्टर के जरिए या फिर स्पेशल प्लेन के जरिए पहुंच भी जाता है तो जो जवाबी कार्रवाई होगी IRGC की कार्रवाई होगी वो समझने वाली बात होगी कि क्या जो अमेरिका का नुकसान होगा जो ग्राउंड ऑपरेशन में अमूमन इस तरह से होता है, क्या अमेरिका उसके लिए तैयार है। IRGC की जो जानकारी मिल पा रही है, जो ईरानी सेना के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि 10 लाख जो उसके जो लड़ाके हैं जो मारने के लिए तैयार है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिकी सेना जो यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए वो जमीन पर उतरे और उसका फिर जवाबी कार्रवाई कर दे। और जिस तरह का ईरान जो है जिस तरह का धमकी दे रहा है और जिस तरह का पलटवार कर रहा है वो अपने बात में कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता में डालने वाली बात है। बिल्कुल अमेरिका चिंता में है, लेकिन उसके टारगेट्स भी लग रहा है कि साफ हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान में ऑपरेशन और तेज करने के आदेश इस बीच दे दिए हैं। सुरक्षा के लिए बफर जोन भी बनाएंगे कह रहे हैं नेतन्याहू। तो एक तरफ जहां ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं वहीं इजराइल लेबनान पर भी अपना निशाना साध रहा है। लगातार उसके टारगेट्स लेबनान में भी वो अचीव कर रहा है और सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाएंगे। ये इस वक्त के ताजा हालात है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि जिस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ा उसके लिहाज से सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाए जाएंगे। लेबनान में इजराइल के हमले में अब तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर वो लगातार टारगेट कर रहा है और ये अपडेट बता रहा है कि किस तरह से इजराइल की निगाह लेबनान पर भी है। बेरूत चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ रहे हैं लाइव। नजीर, सबसे पहले तो ये बताइए बेरूत में इस वक्त हालात कैसे हैं और आप हैं कहां? देखिए, मैं बेरूत शहर में ही हूं और बेरूत शहर का असल हिस्सा जो साउथ बेरूत है उसमें तबाही का मंजर हर जगह दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ जो है हालात हैं किसी को मालूम नहीं कि अगले बार क्या होगा, अगले मिनट में क्या होगा, अगले सेकंड में क्या होगा, क्योंकि मिसाइल गिर रहे हैं। यहाँ कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है सरकार के पास, कोई मॉनिटरी सिस्टम नहीं है। हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में लड़ रही है, सड़कों पे उनका कंट्रोल है और हर तरह से, लेकिन हवा आसमान पे पूरा कंट्रोल है इजराइल का। जहां वो हमला करना चाहते हैं हमले होते हैं, जिसमें अधिकतर तौर जो सिविलियन मारे जाते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, मेडिकल वर्कर्स भी हैं, हेल्थ वर्कर्स। और पिछले 24 घंटों में 9 हेल्थ वर्कर्स मारे गए। एक यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स जवान जो इंडोनेशिया से था वो मारा गया। एक और जख्मी हुआ। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसकी कड़ी निंदा की है और दोनों तरफों को यह कहा है कि भाई कम से कम जो पीस कीपिंग फोर्स है यूएन का उनकी सिक्योरिटी का लिहाज रखा जाए। जर्नलिस्ट का हमने देखा कि जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं। पिछले दिनों 3 जर्नलिस्ट मारे गए जिस पे काफी आक्रोश हुआ और इजराइल ने साफ बताया है कि वो जो साउथ ऑफ लितानी रिवर है उस पर कब्जा करने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने आर्मी को अपने ये आदेश दिए हैं कि वो जो बफर जोन है एक्सपेंड करे। इसका मतलब साफ साफ है कि साउथ लेबनान को कब्जा करना है। लेकिन हमारी जो बात हुई है हिजबुल्लाह के बड़े अधिकारियों से, वो कह रहे हैं वो हिजबुल्लाह पलटवार कर रही है और जो ये इन्वेजन है उसको रोक रही है, कब्जे को रोक रही है, कब्जे नहीं होने देगी। और जब तक उनके मुताबिक ऑक्यूपेशन रहेगा हिजबुल्लाह जंग जारी रखेगी। और उन्होंने एक साफ बड़ी बात ये भी कही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंडिया का एक बड़ा रोल है कि वो इस जंग को रोक सके। जी, इस बीच जो पेशकश हो रही है दोनों ही पक्षों से, तो ईरान की पेशकश में हिजबुल्लाह का भी नाम आता है, जिक्र आता है। ऐसे में जब वो पेशकश ईरान कर रहा है तो जो ये संगठन है, चाहे हुती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, इन पर हमले बंद हो, ये एक मांग रही है जो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें। तो ऐसे में जब आप बात करें तो हिजबुल्लाह उतनी ही तेजी से पलटवार करने को तैयार है जितनी तेजी से इजराइल अपने टारगेट्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कर रहा है।
देखिए, आप हिजबुल्लाह और ईरान को अलग नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स दोनों के सेम हैं, टैक्टिक्स में फर्क हो सकती है। ये देख लीजिए, हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान सीज फायर थी 24 नवंबर 2024 से, और उसके बाद पहला हमला जो हिजबुल्लाह ने किया उसके 2 मार्च को किया, जब आयतुल्लाह खamenei को मारा गया। ये ईरान पे अटैक हुए इसराइल और अमेरिका के। मैंने यही बात पूछी जो पॉलिटिकल हेड हैं हिजबुल्लाह के, इब्राहिम मौसवी, उन्होंने कहा कि देखिए हमने पूरा पालन किया सीज फायर का, उल्लंघन नहीं किया। अगर उल्लंघन हुआ तो इजराइल की तरफ से हुआ, उन्होंने सीज फायर के बाद भी 500 से ज्यादा लोग मारे गए, और हमने ये किया कि हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, हमने तभी रिटेलिएटरी एक्शन की जब ये ईरान पे हमला हुआ। तो कुल मिला के जाहिर सी बात है, ईरान पे जो हो उसका असर यहां होता है, और ये यहां हो उसका असर जरूर इसराइल पे होता है। और अब दूसरा फ्रंट जो है ये इसका ईरान पे होता है, और तीसरा फ्रंट जो खुला है वो हुतीज ने यमन में खोला है। कुल मिला के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है जिसका असर दुनिया के हर हिस्से में होता है, और भारत पे भी इसका असर दिखाई दे रहा है। जी, आप नजर रखें। शुक्रिया अपडेट के लिए और अपना ख्याल भी रखें नजीर।